दोस्तों ये बात है 24 अक्टूबर सन 1989 के दिन की कि जब जमीला बीवी अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उनके घर पर एक 3 साल की बेटी और 2 साल का बेटा मौजूद था। उनके शोहर मोहम्मद मुर्तजा किसी काम से बाहर गए हुए थे, मगर आज अचानक से घबराकर वो 10 बजे के आसपास जल्दी ही वापस आए तो माथे पर शिकन और चेहरे पर पसीना मौजूद था। वापस आते ही बीवी जमीला से बोले, दंगे हो गए हैं, घर पर मौजूद बच्चों को पकड़ो और फौरन भागो। जमीला बीवी ने भी फौरन अपने बच्चों को लिया और अपने शौहर के साथ फौरन भाग निकली। उनका घर बार, कपड़े उपड़े, सोना चांदी सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर छूट गया था। अफसोस की बात तो ये थी कि ये कहानी सिर्फ इस एक परिवार की नहीं थी, बल्कि 24 अक्टूबर 1989 के दिन या फिर इसके अगले ही कुछ दिनों में बिल्कुल ऐसा ही मामला या फिर इस जैसा मामला दर्जनों फैमिलीज के साथ और हजारों लोगों के साथ हुआ था। और ये सब हुआ था बिहार के उसी भागलपुर में कि जिसका नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ दो ही चीजें आती हैं। पहला यहाँ का सिल्क जो देश और दुनिया में मशहूर है, और दूसरा 1989 का वही दंगा कि जिसकी आज हम आपको कहानी इस वीडियो में सुनाने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, गोभी से तो हम सभी अच्छी तरह वाकिफ हैं। यह हमारे इलाके की एक ऐसी सब्जी है कि इसको कुछ लोग नापसंद करते हैं तो बहुत सारे लोग इसको पसंद भी करते हैं। जो पसंद करते हैं वो इसको अलग अलग तरीके से बनाना जानते हैं और इसका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं, सिवाय उस तरीके के कि जिस तरीके का इस्तेमाल 1989 के भागलपुर के इन दंगों में किया गया था। दरअसल यह बात है 1989 के नवंबर महीने की कि जब भागलपुर में ही मौजूद एक गांव जिसका नाम लोगाय है, उसमें एक खेत की खुदाई चल रही थी। इस खेत में हरी भरी लहलहाती गोभी उग रही थी। मगर परेशानी की बात यह थी कि इस खेत को गोभी की वजह से नहीं खोदा जा रहा था, बल्कि खुदाई के बाद गोभी के नीचे से इस खेत के अंदर से बच्चों के बालों में लगाए जाने वाले छोटे छोटे लाल रिबन निकल रहे थे। खौफनाक बात यह थी कि सिर्फ रिबन ही नहीं निकल रहे थे, बल्कि रिबन के साथ साथ अब सर भी निकलने लगे थे और सर के नीचे के पार्ट्स भी निकल रहे थे। एक के बाद एक लगातार जमीन के नीचे से लगभग 110 लाशें निकाली गई थी। इनमें से 52 लाशें तो बच्चों की थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि लोगाई नाम के इस गांव में 25 के करीब परिवार रहते थे और 4000 की दंगाई भीड़ ने इन सभी को लगभग मौत के घाट उतार दिया था। पहले लाशों को एक तालाब में डाला गया था, मगर जब ये लाशें बदबू देने लगी तो इन बदबुओं से बचने के लिए एक एक करके सभी लाशों को उस खेत में या फिर उसके आसपास वाले सारे ही खेतों में और जमीन में दफन कर दिया गया था। उसके बाद ही ऊपर से गोभी के बीज डाल दिए गए थे, जिसकी वजह से उस खेत में लाशों के ऊपर अब गोभी की फसल लहलहा रही थी। दोस्तों, ये खौफनाक मंजर सिर्फ इस छोटे से गांव का ही नहीं था, बल्कि भागलपुर के अलग अलग इलाकों में लगभग 2 महीने लगातार चले इन दंगों में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। साथ ही साथ ये बात भी याद रहे कि ये आंकड़ा भी एक सरकारी आंकड़ा था। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर यह सब कुछ हुआ क्यों था। आखिर 1989 में बिहार का यह जिला भागलपुर इतनी खौफनाक तरीके से क्यों जल उठा था कि जिसकी आग ने न सिर्फ देश को बल्कि पूरी दुनिया को ही हिलाकर रख दिया था। कौन था इन सारी चीजों का जिम्मेदार, आज बात करेंगे हम इसी पर। और साथ ही सवाल तो यह भी बनता है कि आखिर भागलपुर के 1989 के दंगों को हमारे देश में क्यों बुला दिया गया है। क्योंकि देखने वाली बात तो यह है कि कागजी तौर पर यानी ऑन रिकॉर्ड भागलपुर के इस हादसे को और इस दंगे को आजाद भारत के इतिहास में सबसे खतरनाक और खौफनाक दंगों में से एक दंगा माना जाता है। मगर इसके बावजूद भी इसको न जाने कहाँ गुम कर दिया गया है और आज के दौर में कोई भी इस पर बात नहीं करता। जबकि हैरानी की बात तो यह है कि यही वो हादसा था जिसने भारत के एक मशहूर स्टेट जिसको बिहार के नाम से जाना जाता है, उसकी राजनीति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। मुसलमान जो हमेशा से ही कांग्रेस का वोटर हुआ करता था, वो कांग्रेस से नाराज हुआ, जिसकी वजह से कांग्रेस बिहार से लंबे वक्त के लिए रुखसत हो गई। बदले में वहां पर उदय हुआ एक ऐसे नए, ताकतवर और मशहूर लीडर का कि जिसको आज के दौर में हम सभी लालू प्रसाद यादव के नाम से जानते हैं। याद रहे दोस्तों, ये वो दौर था कि जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के मैटर को लेकर भारत के अलग अलग इलाकों में माहौल गरमाया हुआ था। ऐसे ही दौर में 1989 अगस्त के महीने में भागलपुर में एक जुलूस निकला था। ये जुलूस था लोक देवी विषधरी माई का जुलूस, जो वैसे भी हर साल निकला करता था, लेकिन उस साल जुलूस में दंगा होते होते बचा था। इसके बाद अक्टूबर के महीने में रामशीला नाम का एक जुलूस और निकला था,
जुलूस के रूट पर प्रशासन ने मोहर लगाई और 2 महीने पहले हुई घटना के चलते पुलिस का एक बड़ा दस्ता भी इस जुलूस के साथ था। फिलहाल 24 अक्टूबर को तय वक्त पर जुलूस निकला और जब जुलूस मुस्लिम बहुल इलाके में पहुंचा तो हालात खराब हो गए। पहले तो इस जुलूस में कुछ नफरती और भड़काऊ नारे लगाए गए, जिससे माहौल खराब हुआ कि तभी एकाएक जुलूस के ऊपर ईंट पत्थर फेंके जाने लगे और एक छोटा बम भी फेंका गया था। मगर हाँ, सुकून की बात यह थी कि किसी के जान जाने की खबर नहीं थी। नुकसान भले ही ना हुआ हो, यानी जान किसी की ना गई हो, लेकिन इससे वो हो चुका था जो नहीं होना चाहिए था। चिंगारी अपना काम कर चुकी थी और पूरा भागलपुर अब दंगे की चपेट में आ चुका था। अफवाहें बड़ी तेजी से फैल रही थी। शाम तक ये अफवाह भी फैल चुकी थी कि फलां इलाके में बेशुमार हिंदुओं को मार दिया गया है। किसी ने ये अफवाह भी उड़ाई कि पर्वती के एक कुएं के अंदर टुकड़ों में कटी हुई लाशें मिली हैं। इस एक अफवाह ने तो मानो आग में घी डालने का काम कर दिया था और अब इन दंगों की आग पूरे इलाके में भड़क चुकी थी। और ये दंगा पूरे भागलपुर में पूरे 2 महीने चला। इस दंगे में सैकड़ों लोगों को, बल्कि 1000 से भी ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। लगभग 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए, जबकि 250 के आसपास ऐसे गांव थे जो इस दंगे से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए थे। 27 तारीख को फाइनली दंगे रोकने के लिए सेना उतार दी गई और बीएसएफ को भी बुला लिया गया था। बाद में जांच रिपोर्ट्स में पता चला था कि पुलिस न सिर्फ इन दंगों को रोकने में नाकाम रही थी, बल्कि कई मौकों पर पुलिस ने खुद दंगाइयों की मदद की थी। बार बार शिकायत मिलने कर भी वो आंख मूंद कर बैठे रहे। बल्कि कई तो ऐसे मौके भी आए कि जब लोकल पुलिस ने जानबूझकर सेना और बीएसएफ को भी गुमराह कर दिया था। दोस्तों, भागलपुर में एक गांव पड़ता है कि जिसको चंदेरी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो दंगों की शुरुआत से ही इस गांव के लोग काफी डरे सहमे हुए थे, मगर हिम्मत के साथ वो डटे रहे और किसी भी हालत में अपना घर बार नहीं छोड़ना चाहते थे। लेकिन जब अचानक हालात खराब हुए तो चंदेरी गांव में एक बड़ा घर था और सभी डरे सहमे लोग उसमें छिप गए। भीड़ आई और खूब पत्थरबाजी हुई, मगर फिर देर रात सेना की एक स्पेशल टुकड़ी को तैनात कर दिया गया था। जैसे ही सेना को तैनात किया गया तो यह भीड़ तितर बितर हो गई। फिर कुछ देर बाद सेना की इस टुकड़ी को पुलिस स्टेशन से एक कॉल आया और उन्हें दूसरे इलाके में दंगों की खबर दी गई। जैसे ही सुरक्षा बल चंदेरी से गए, फिर एक बार वही भीड़ दोबारा वहां इकट्ठा होना शुरू हो गई थी। न्यू इंडियन एक्सप्रेस और आउटलुक मैगजीन के एक मशहूर रिपोर्टर ने भागलपुर दंगों के बारे में बताते हुए लिखा था कि 27 की सुबह लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और चंदेरी में लगभग 70 लोगों को मार डाला गया। भटोरिया में 85 लोगों की हत्या हुई, जबकि रासलपुर में करीब 30 लोग मारे गए। भागलपुर में दंगों का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन 1989 के दंगों में खास बात यह थी कि इस दौरान गांव में हिंसा ज्यादा हुई थी। बहरहाल दंगे हो जाने के बाद अब सरकार भी हरकत में आई और सत्येंद्र नारायण सिन्हा, जो उस टाइम कांग्रेस की तरफ से बिहार के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, वो दंगे के दौरान दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। आखिर में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कहने पर सिन्हा बिहार लौटे और मोर्चा संभाला। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी। दूसरे दंगों की तरह इस दंगे की भी एक जांच बिठाई गई और ये जांच भी कोई एक बार नहीं बल्कि कई बार की गई थी। पहली जांच जस्टिस रामचंद्र प्रसाद सिन्हा और एस शमसुल हसन के नेतृत्व में हुई थी। इस जांच में कुछ सांप्रदायिक संगठनों और मीडिया हाउसेस को अफवाह फैलाने का दोषी पाया गया था। इतना ही नहीं बल्कि ये भी कहा गया था कि प्रशासन बिल्कुल नाकारा साबित हुआ है। मगर इन दंगों में ऐसा महसूस हुआ कि लोगों की जान चली जाने से पुलिस और प्रशासन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। साथ ही ये सवाल भी पूछा गया कि जब पहले ही हालात खराब थे तो दंगों की आशंका बनी हुई थी, तो रामशीला जुलूस को ततारपुर नामी मुस्लिम बहुल इलाके से गुजारने की परमिशन क्यों दी गई थी, कि जहां पर जुलूस के पहुंचते ही सारा मामला खराब हो गया था। साथ ही साथ जिला प्रशासन के भी कुछ अधिकारियों को प्रशासनिक चूक का जिम्मेदार ठहराया गया था। साथियों, इसके अलावा जस्टिस आर एन प्रसाद की अध्यक्षता में एक और जांच हुई। उनकी रिपोर्ट्स में भारत के मुसलमानों को नसीहत दी गई थी कि अगर भारत के मुसलमान चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अवाम उन पर फिर से भरोसा करना शुरू करे, तो आपको आईएसआई एजेंट्स के साथ रिश्ता तोड़ देना चाहिए। दोस्तों, ये दंगा लगातार 2 महीने तक चलता रहा, मगर इसके बावजूद भी जस्टिस आर एन प्रसाद ने उस वक्त की सरकार को क्लीन चिट दे दी थी। दोस्तों, उस दौर में इन दो रिपोर्ट्स के अलावा कई और थ्योरियां भी दी गई थी, जिनमें से एक थ्योरी ये दावा करती थी कि ये सारे दंगे गैंगवार की वजह से हुए थे,
न सिर्फ हिंदुओं में बल्कि मुसलमानों में यानी दोनों ही धर्मों में अलग अलग कई बड़े बड़े गैंग पाए जाते थे और ये गैंग उस वक्त भागलपुर में सक्रिय थे और इन्होंने ही इन सारे दंगों में एक बड़ा किरदार अदा किया था। मगर दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं कि भागलपुर के इन दंगों ने बिहार की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदलकर रख दिया था। सत्येंद्र नारायण सिन्हा को कि जो उस दौर में बिहार के सीएम हुआ करते थे और एक बड़े कद के नेता माने जाते थे, इन दंगों के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। कांग्रेस के जो बिहार में लंबे वक्त से ताकतवर मानी जाती थी और राज किया करती थी, अब उसके भी दिन पूरे हो चुके थे। हालांकि इन दंगों की वजह से जो नुकसान हुआ था, कांग्रेस ने उसको पूरा करने की कोशिश की और सत्येंद्र नारायण सिन्हा से इस्तीफा दिलवाकर ललित नारायण मिश्रा के छोटे भाई जगन्नाथ मिश्रा को सीएम बना दिया गया था। कांग्रेस को लगता था कि ये सब करने से मुसलमान उनको माफ कर देंगे, मगर दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि बिहार के मुसलमान जो पिछले कई दशकों से कांग्रेस को वोट करते आ रहे थे, अब वो दूसरी पार्टीज को वोट करने लगे थे और इसी बदलाव का नतीजा था कि 1990 के चुनाव में लालू प्रसाद यादव बिहार के सीएम बन गए थे। दंगों के बाद कुल 142 एफआईआर दर्ज की गई, जबकि 1283 लोगों पर आरोप तय हुआ था, लेकिन समय के साथ इनमें से अधिकतर फाइलें बंद कर दी गई थी। हालांकि साल 2005 में इस मामले में 10 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। 2005 के बाद 2007 में भी इस केस से जुड़े 14 लोगों को और सजा सुनाई गई थी, कि जिसके गोभी के खेत का जिक्र मैंने आपके सामने शुरू में ही किया था। मगर दोस्तों भागलपुर के इस खतरनाक और खौफनाक मंजर में एक बहुत ही सुकून देने वाली कहानी निकलकर सामने आई थी और ये कहानी थी अली मंसारी और दयानंद झा की, एक हिंदू एक मुसलमान, मगर बचपन से ही दोस्त, और वो भी ऐसे दोस्त के साथ में खेले कूदे, साथ में पले बढ़े, साथ में स्कूल गए और साथ में कॉलेज गए थे। और फिर एक वक्त आया 1989 के जिसमें भागलपुर ने उन खतरनाक दंगों का सामना किया था। अली मंसारी के जो अपने गांव में फंस गए थे, उनके घर पर बूढ़ी माँ थी कि जिसके लिए दवाइयाँ चाहिए थी, साथ ही साथ छोटे छोटे बच्चे थे जो दूध मांगा करते थे। मगर जाहिर है कि इन चीज़ों का इंतजाम कौन कर सकता था। घर पर तो राशन भी खत्म हो गया था और घर से बाहर सिर्फ मौत माटी जा रही थी। ऐसे ही खौफनाक हालात में उनका बचपन का दोस्त दयानंद झा ही उनके काम आया। दयानंद झा ने अली मंसारी के घर पर लगातार 1 महीने तक राशन और इस तरह की दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाना जारी रखा था, बावजूद इसके कि उसको धमकाया जाता और डराया जाता और गद्दारी का ठप्पा भी लगाया जाता था। इस तरह दयानंद झा पीछे नहीं हटे और अपनी पूरी दोस्ती निभाई। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो में आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।